थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते। वरुण एक सब्जी वाले का बेटा था तो धवन एक साहूकार का। वे दोनों एक साथ ही स्कूल में जाया करते थे। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे। धवन हमेशा स्कूल में अव्वल आता तो वरुण दूसरा। धवन अमीर था, फिर भी उसे इस बात का घमंड नहीं था। लेकिन उसके स्वभाव में एक खामी थी, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। बच्चों, हर बार धवन क्लास में अव्वल आता है और वरुण दूसरा, लेकिन इस बार का रिजल्ट अनोखा है। इस साल वरुण ने धवन को पीछे छोड़कर अव्वल स्थान हासिल किया है। उसकी इस सफलता पर हमें उससे बधाई देनी चाहिए। वरुण अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश था, तो दूसरी तरफ धवन को अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे धवन, तुम अकेले क्यों बैठे हो? चलो समुद्र में जाके डुबकियां लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुमने चीटिंग करके पहला नंबर हासिल किया है। ये तुम क्या बोल रहे हो धवन? तुम्हें पता है मैं कभी चीटिंग नहीं करता। धवन की इन कड़वी बातों से वरुण दुखी होता है। वो रेत पर कुछ लिखने लगता है। आज धवन ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे धोखेबाज कहा। वरुण के लिखे वो शब्द पढ़कर धवन अपने आप पर शर्मिंदा हो जाता है। ये मैंने ठीक नहीं किया। वरुण एक अच्छा दोस्त है, वो कभी चीटिंग नहीं करेगा। उसने अपनी मेहनत से पहला नंबर हासिल किया है। मुझे तो उसकी इस कामयाबी पर खुश होकर उसे बधाई देनी चाहिए थी, जैसे वो हमेशा मेरी कामयाबी पे खुश होकर मुझे दिया करता था। और मैंने क्या किया? मैंने उसे धोखेबाज कहा। लगता है वरुण अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। धवन ये सोच ही रहा था कि अचानक उस किनारे पर भगदड़ मच गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। अरे वो बच्चा डूब जाएगा, कोई बचाओ उसे, बचाओ। ये तो वरुण है। अपने दोस्त को समुद्र में डूबता देख धवन तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ पर आता है। वो समुद्र में छलांग लगाकर वरुण की तरफ बढ़ने लगता है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। घबराओ मत दोस्त, मैं आ रहा हूँ। हिम्मत मत हारना। मैं आ गया दोस्त। धवन, तुमने अपनी जान मेरे लिए जोखिम में डाल दी। तुम मेरे दोस्त जो हो। तभी समुद्री सुरक्षा रक्षकों की टीम लॉन्च में से वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों को सुरक्षित लॉन्च पर चढ़ा लेती है। तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया है बच्चे। We salute you. शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वरुण, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले गुस्से में आकर मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। धवन की इस बात पर वरुण मुस्कुराता है। वरुण उसे एक बड़े से पत्थर के पास ले आता है। वरुण उस बड़े से पत्थर पर कुछ लिखने लगता है। तुम ये क्या कर रहे हो वरुण? कुछ देर पहले जब मेरा तुमसे झगड़ा हुआ था तब भी तुमने रेत पर कुछ लिखा था, और अब यहाँ ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि कौन सी यादों को संभालना है और कौन सी यादों को मिटाना है, ये हमें तय करना होता है। मतलब मैं अभी भी नहीं समझा। जो कड़वी बात तुमने मुझसे कही वो मैंने कब की भुला दी, उस रेत पर लिखे शब्दों की तरह। लेकिन अब जो शब्द मैं इन पर लिख रहा हूँ वो इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं, क्योंकि ये एक अच्छी याद है और मैं इसे संभालना चाहता हूँ, इन पत्थरों पर लिखे शब्दों की तरह। अब समझे? वाह, कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। वो कहते हैं ना, कभी किसी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और कभी किसी को माफ़ कर देना चाहिए, तभी तो रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो वरुण। और तुम भी। चलो अब घर चलते हैं। बस एक मिनट। देखा दोस्तों, धवन ने वरुण से माफी मांगकर अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत कर लिया। तो दूसरी तरफ वरुण ने भी धवन की गलती को माफ करके इस दोस्ती को टूटने से बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की गलतियों को सुधारकर रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। दो दोस्त और भालू की कहानी।
मैं हूँ पतलू तू है पेटू, मैं हूँ पतलू तू है पेटू, दोस्ती कभी न तोड़ना तुम। जहाँ भी जाए साथ में जाए, जो भी खाए मिलकर खाए, फिर दोनों में फर्क है क्यों। मैं पतलू तू पेटू, मैं पतलू तू पेटू, मैं हूँ पतलू तू है पेटू, मैं हूँ पतलू तू है पेटू। हा 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 हा। पतलू चल यार, बहुत बोर हो चुका हूँ मैं। चल फिर आज जाते हैं जंगल की सैर करने। पेटू और पतलू दोनों जंगल जाने का फैसला करते हैं। चलते चलते दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वाह, कितना सुंदर नजारा है ना। पतलू, ये जंगल तो बहुत घना है, मुझे तो डर लग रहा है। चलो घर वापस चलते हैं। पेटू तू बहुत फट्टू है भाई, लेकिन तू बिल्कुल भी डर मत, मैं तेरे साथ जो हूँ। अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। पेटू डर के मारे वहीं रुक जाता है और जैसे ही पलटकर पीछे देखता है, पतलू पहले से ही भाग गया था। रुक जाओ पतलू। तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक हो पतलू। मैंने तो मजाक किया था, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। वादा करो कि तुम ऐसा मजाक दोबारा नहीं करोगे और किसी भी मुसीबत में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। पेटू और पतलू दोनों मुसीबत में एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की कसम खाते हैं और आगे चलने लगते हैं। चलते चलते उनको अन्य कई प्रजातियों के डरावने जानवर नजर आते हैं। वो दोनों डर जाते हैं मगर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। भालू, मैं तो चला। रुक जाओ पतलू, रुक जाओ। मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो पतलू? रुक जाओ पतलू। पतलू, मुझे भी पेड़ के ऊपर खींच लो, मैं अकेले पेड़ पे नहीं चढ़ पाऊंगा। पतलू जल्दी करो। नहीं पेटू, अगर तुम इस पेड़ पर चढ़ गए तो तुम्हारे वजन से ये टहनी टूट जाएगी। मैं तुम्हें ऊपर नहीं ले सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने कसम खाई है ना कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर भी पतलू पेटू की बात नहीं मानता। भालू पास आने लगता है। पेटू को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। रोते हुए उसे अचानक किताब में पढ़ी बात याद आती है। भालू कभी भी मरा हुआ जानवर नहीं खाते हैं। पेटू जमीन पर लेट जाता है। भालू पेटू को सूंघकर पेड़ की तरफ चला जाता है। भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? भालू ने कहा कि स्वार्थी मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये कहकर पेटू अकेला ही निकल जाता है और पतलू का सर शर्म से झुक जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो संकट समय में काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। दोस्तों, ये कहानी लल्लन और बब्बन इन दो दोस्तों की है जिनकी दोस्ती बड़ी ही गहरी थी। लल्लन एक दूध वाला था तो बब्बन एक व्यापारी, लेकिन इन दोनों की दोस्ती को किसी की नजर लग गई। अब ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए तो आपको ये कहानी ही देखनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भैरवगढ़ के भीमपुर गांव में दो जिगरी दोस्त रहा करते थे, बब्बन और लल्लन। बब्बन के पिता रईस थे और उनके गांव में अच्छी ठाट भी थी और लल्लन के पिता दूध वाले थे। लो बेटा बबन, ये रही तुम्हारी बड़ी चॉकलेट। लल्लन, तुम्हारी मनपसंद मूंगफलियाँ। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी
कि जब भी उन्हें कोई चीज मिलती तो वो एक दूसरे के साथ बांटने के लिए दौड़ पड़ते। ये देख, हमारी माँ ने हमारे लिए मूंगफलियाँ बनाई है और हमारे बाबा हमारे लिए बड़ी चॉकलेट लाए हैं शहर से। अब दोनों बड़े हो गए, दोनों की शादियां भी हो गई, दोनों पर अपने अपने घरों की जिम्मेदारियां आ गई थी। बबन के पिता उसके लिए बड़ा सा कारोबार छोड़ गए थे, लेकिन लल्लन इतना खुशनसीब नहीं था। लल्लन अपने पिता की तरह ही दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। लल्लन भले ही गरीब था, लेकिन हिसाब किताब में वो बड़ा ही होशियार था। क्या हुआ लल्लन, आजकल बड़े व्यस्त रहते हो? अब तुम तो जानते ही हो मेरा हाल, बस जैसे तैसे घर चला रहा हूँ। अच्छा लल्लन, तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो और हिसाब में भी। क्यों ना तुम मेरी व्यापार का हिसाब किताब संभाल लो, इससे मेरा हिसाब किताब का बोझ भी कम हो जाएगा और तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। नेकी और पूछ पूछ, कब से काम शुरू करना है? शाम में जब तुम्हें समय मिले तब गोदाम पे आ जाया करो। ठीक है, मैं कल से ही आता हूँ। लल्लन दिन के समय गांव में दूध बेचा करता और शाम में बबन के गोदाम में हिसाब किताब भी देखता। अब तू आ गया है ना लल्लन, अब मुझे नफे तोटे का सोचने की कोई जरूरत नहीं, तू सब संभाल लेगा। बबन के यहाँ काम करके उसकी आमदनी भी बढ़ गई थी। आज उसने अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदी, जो देख उसकी पत्नी फूले ना समाई। एक दिन की बात है, लल्लन हिसाब किताब कर रहा था। लल्लन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैं कुछ दिनों के लिए मेरे ससुराल जा रहा हूँ। ये 10,000 रुपए तुम बैंक में जमा करवा दो, मेरे बेटे के खाते में। पर बबन, मुन्ना तो अभी सिर्फ 5 साल का है, इतने सारे पैसे उसके लिए? अरे ये उसके आगे की पढ़ाई के लिए है। मैं हर साल 10,000 जमा करवाता हूँ, उसके भविष्य के लिए। अच्छा अच्छा, मैं कल सुबह ही पैसे जमा कर दूंगा। लल्लन पैसे लेकर घर आया और सोचने लगा। एक बबन है जो अपने बेटे के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रहा है, और एक मैं हूँ। लल्लन ने हिसाब करना शुरू किया, तभी उसे एक उपाय सूझा। महीने का खर्चा निकालकर मैं सिर्फ 100 रुपए ही बचा पा रहा हूँ। सिर्फ 100 रुपए से क्या होगा? कोई तो रास्ता होगा और ज्यादा पैसा इकट्ठा करने का। अगले दिन शाम को लल्लन हिसाब किताब करने गोदाम पहुंचा। लल्लन जी, आज कुल 20 बोरी अनाज बिका है, बाकी आप हिसाब लिख लीजिए। क्या हो अगर मैं हर बोरी में से 1 रुपया मुनाफा खुद के लिए रख लूं? तो हर दिन मुझे 20 रुपए मिलेंगे और महीने के 600 रुपए जो मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए संभाल के रख दूंगा। अब से लल्लन ने हर रोज हिसाब में गड़बड़ करना शुरू कर दिया। वो हर बोरी पे 1 रुपया निकाल लिया करता था। देखते देखते 6 महीने हो गए। लल्लन बहुत खुश था और बबन को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन एक व्यापारी बबन से मिलने आया। आइए आइए सेठ जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आप बताइए। भगवान की कृपा है। मैं आपसे ये कहने आया था कि आज से मुझे रोज 30 बोरियां अनाज लगेगा। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन अगर दाम कुछ कम हो जाए तो सोने पे सुहागा। क्या सेठ जी, आपको तो सबसे कम दाम में ही अनाज देते हैं हम। भला अभी कोई भी 109 रुपए में अनाज की बोरी बेचता है क्या? 109 कहा, 110 में खरीदता हूँ तुमसे। नहीं सेठ जी, मैं तो 109 में ही देता हूँ। शायद आपसे कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं बबन, मैं दाम में चोखा हूँ। 110 का ही दाम देते हो तुम। ठीक है सेठ जी, एक काम कीजिए, अब से आप मुझे 108 का ही दाम दीजिए, ठीक है? बबन ने सेठ जी से भाव तोल तो कर लिया, लेकिन उसे शक हो गया। वो तुरंत अपने गोदाम में गया। उसने हिसाब की किताबों में दाम देखा 109 और बिल बुक में 110। बबन को लल्लन की धोखेबाजी समझ आ गई। तभी लल्लन भी वहाँ आ पहुँचा। ये क्या है? वो मैं बबन, तुम मेरे बचपन के दोस्त थे, ये सोचकर मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ही धोखेबाजी की। निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। लल्लन वही रोने लगा और बबन गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ से निकल गया। इस दिन के बाद दोनों की गहरी दोस्ती टूट गई और इसका कारण था लल्लन का लालच। लल्लन ने कैसे अपने ही दोस्त बबन से धोखेबाजी की,
चंद पैसों के लालच में आकर उसने अपने जिगरी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा रिश्तों के बीच दरार पैदा करता है, इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।